Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the previous year question paper of रेलटेल। जैसा कि आपको पता है कि रेलटेल में यहाँ पे वैकेंसीज आया है और यहाँ पे एमबीए वाले लोग एलिजिबल हैं। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये रेलटेल का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो हम सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर आप कोर्स परचेज करोगे तो आपको ये फुल पेपर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अदर पीएसयूज का भी 100+ पेपर मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि बहुत सारे यहाँ पे पीएसयूज का प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आया था उसका भी अवेलेबल है। एसजेवीएन और भी वेरियस कोर्सेस अवेलेबल है। कॉटन कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, रेलटेल जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो रेलटेल का यहाँ पे कोर्स अवेलेबल हो गया है। मैं एमबीए वालों के लिए बात करूं तो रेलटेल और आरसीएफएल ये दो वैकेंसीज है जिसमें कि एमबीए वाले लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो आप ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर सकते हो। रेलटेल का बात किया जाए तो रेलटेल में यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर्स भी कोई कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है रेलटेल में। तो रेलटेल का यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें कि एक्सक्लूसिव कवरेज आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर डोमेन नॉलेज, जिसमें कि जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है जिसमें सारे पेपर्स इसमें कवरेज रहेगा। ठीक है, डीटी, आईडीटी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस डोमेन नॉलेज। ठीक है, ऑडिट वगैरह। यहाँ पे क्वांटिटी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेगा। इसके बाद आपको ई बुक मिल जाएगा। ठीक है, डोमेन नॉलेज का, प्रोफेशनल नॉलेज का। इसके बाद आपको इसमें रेलटेल का भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको 100+ पीएसयूज पेपर और मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये हेल्प हो पाएगा कि पेपर आता कैसा है पीएसयूज में। ठीक है, और सारा कोर्स डिटेल आपको यहाँ पे क्लिक करने पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी सभी का यहाँ पे अवेलेबल है। सो कोर्सेज एज वेल एज मॉक टेस्ट भी सभी का यहाँ पे अवेलेबल है। मॉक टेस्ट इज आल्सो फुली डिजाइंड एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न। कोर्स एज वेल एज मॉक टेस्ट बोथ आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in, so you can visit on the website of financecareer.in. From there you can purchase the courses and you can start to prepare your examinations. So today I am going to discuss with you, this is the previous year paper of Realtel. ठीक है, एयरटेल में जो प्रीवियस जो वैकेंसीज आया था उसमें जो पेपर हुआ था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रेलटेल में E1 में रिक्रूटमेंट होता है, तो इसलिए E1 लिखा, बाकी बहुत सारे चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेलटेल में E1 में रिक्रूटमेंट होता है। दिस मीन्स, डेट मीन्स क्या होता है कि E1 मतलब कि 40 ईयर का बेसिक होता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है, तो ग्रोथ सैलरी काफ़ी बढ़िया सैलरी बनता है। ठीक है, तो चलिए आज हम जो बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आप कोर्सेज परचेज करोगे उसमें आपको फुल पेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी हमने अभी आप लोग के साथ डिस्कशन किया सारे कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वेबसाइट पर विजिट कर जाइएगा एक बार financecareer.in पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम। कोई अगर इंडिविजुअल की अगर बिजनेस इनकम है तो उसको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म पूछ रहा है, फॉर्म नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्म नंबर हो जाएगा ITR 4। ठीक है, तो ITR 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको जानकारी हो पाए कि पेपर आता कैसा है। ठीक है, रिलेटेड में दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि एन इनकम दैट डज नॉट फॉल अंडर द फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड। तो फर्स्ट फोर हेड ऑफ इनकम में अगर कोई इनकम नहीं आता है तो कौन सा हेड ऑफ इनकम है वो टैक्सेबल होगा। तो फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम कौन सा होता है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद आता है अदर सोर्सेज। तो किसके अंदर वो टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल कम्स अंडर विच हेड ऑफ एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलता है कि वर्किंग कैपिटल है वो कौन सा हेड ऑफ एक्टिविटी के अंदर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो वर्किंग कैपिटल डेट मीन्स की डे टू डे जो भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल यूज होता है, दिट मीन्स की इफ एनी बिजनेसमैन हैज टू परचेस एनी गुड्स, या फिर कुछ बेचता है या फिर खरीदता है या फिर कुछ भी करता है। ठीक है, डे टू डे बिजनेस में तो वर्किंग कैपिटल उसमें जरूरी होता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल डे टू डे
में जरूरी होता है वो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। वही अगर क्वेश्चंस में रहता है कि जो बिजनेसमैन है वो कुछ एसेट परचेस किया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर देख के जाइएगा, अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे उसमें सारा कुछ कवरेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी डेट हैव एस्टेब्लिश्ड ए CSR कमिटी हैव मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड। एक CSR कमेटी बनता है, CSR कमेटी बनाने के लिए भी एक लिमिट है कि ये सब टच होता है तो उसको CSR कमेटी बनाना पड़ता है। क्या लिमिट है, अगर आप मेरा कोर्सेज परचेज करोगे उसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है, उसके लिए पूरा ई बुक में आपको पूरा सेक्शन 135 पूरा डिफाइन किया हुआ है। जो CSR है वो सेक्शन 135 में है, पूरा डिफाइन किया हुआ है कंपनी एक्ट का, ठीक है, कि और कितना CSR करना होता है। CSR 2% करना होता है, ठीक है। किसका करना होता है, अगर आप कोर्स परचेस करोगे सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि हाउ मेनी डायरेक्टर, कितना डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड में, तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो CSR काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में है डिफाइन किया हुआ। उसमें आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, जब आप कोर्स परचेस करोगे उसमें सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। CSR में आपको क्या क्या चीज़ें जानना है, CSR किसको बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि CSR सबको करना होता है, कुछ कुछ ऐसा कंपनी है कि उसका कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर टच कर जाता है तो CSR करना पड़ता है, ठीक है। तो और कितना करता है 2% में आपको बता दिया। तो मैं बहुत सारा चीज़ आपको इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको ये अंदर से एक्साइटमेंट रहे, कि जानकारी होने का आपका एक्साइटमेंट रहे, ताकि आप उसको जान पाओ। क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, अगर इस बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा तो अगली बार हो सकता है कुछ और पूछ दे इसी टॉपिक से, तो इसलिए आप जानकारी लेकर रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which among the following is a prescribed form of income tax return for salary SSC only having बैंक इंटरेस्ट या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ITR 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाता है, कौन सा सिचुएशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैजुअल वैकेंसी के लिए, वैकेंसी कॉज बाई एक्सपायरी ऑफ टर्म। जिससे आपको पता है कि ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो 5 सालों के लिए होता है नॉर्मली, अगर इंडिविजुअल है तो, और अगर फॉर्म अपॉइंट हो रहा है तो 10 सालों के लिए होता है, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी होता है, उसके बाद ही वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन जो था ये सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक का स्टैट ऑडिट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक का स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में डिफाइन किया हुआ है, और सेक्शन 138 जो है वो इंटरनल ऑडिट है, और सेक्शन 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिट है। तो ये सारा जो मैं सेक्शन बोल रहा हूँ इसको गो थ्रू करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये उसी के बीच से क्वेश्चंस एक आपको निकाल के पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन डास फॉर्म। कंपनी का जो फाइनल अकाउंट होता है वो इसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन डास फॉर्म। तो ये वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल। इसी को बोला जाता है शेड्यूल 3। आपको अगला एग्जामिनेशन में हो सकता है ये पूछ दे कि जो कंपनी जो फाइनल अकाउंट बनाता है वो कौन सा शेड्यूल बनाता है, शेड्यूल 1 2 3, तो आप शेड्यूल 3 क्लिक करके आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। शेड्यूल 3 आप चूज करके आ सकते हो। तो वर्टिकल जो है वो वर्टिकल शेड्यूल 3 को ही बोला जाता है, ठीक है, शेड्यूल 3 को ही वर्टिकल बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू AS कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। कौन सा AS के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, तो AS 3। तो सारा AS 3, ठीक है, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3। तो इतना क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया, बाकी और अगर आप कोर्स परचेस करोगे उसमें सारा पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस एक कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बस जानकारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं, जिसको आपने देख लिया। अगर आप कोर्स परचेस करोगे उसमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि क्वेश्चंस कितना डीपली पूछा हुआ है। तो जितना भी टॉपिक आपने देखा
या फिर और भी जो रिमेनिंग पेपर आप देखोगे तो सारे टॉपिक्स को एक बार जरूर गो थ्रू करिए। क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस है, इजी मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस बोल सकते हो। अगर आप पूरा सिलेबस कवर अप अगर आप कर लेते हो तो आपको काफ़ी बेहतर आपका एग्जामिनेशन जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड हमेशा आपको मिलता रहता है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ओके, और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें मोर देन 7,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको ही वहाँ पे हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, थैंक यू।